हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल। आज का लेक्चर आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि हमें किन किन इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ना है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग जो अब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मेनली यही हमें पढ़ना था। इसके पहले जितना भी बात किए वो एक बेसिक्स था। अगर एक बार आपको हम रिकॉल करा देते हैं फिर मेन टॉपिक पे आते हैं। देखिए, इसके पहले हम जो कि आपको पढ़ा रहे थे, ये वीडियो सीरीज में टोटल 21 लेक्चर कवर किए हैं, जिसमें हम लोग बात की कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना कैसे। जैसे कि अगर आप देखें, सबसे पहले बात की थी कभी भी कोई क्वेश्चन दे रखा है तो उसको आप अप्रोच कैसे लेंगे। तो वहां हम बताए थे आपको न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल देखना है, डाइपोल मोमेंट देखना है, और इसके बेसिस पे आपको पोलराइजेशन चेक करना है कि बॉन्ड कैसे टूट रहा है, और तब अटैक करा के बॉन्ड तोड़ते थे। हेंस हम लोग न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को बोल रहे थे पढ़ना है, तो उसके बेसिस पे न्यूक्लियोफाइल पढ़े और इलेक्ट्रोफाइल पढ़े, और देखिए कि किन किन केस में इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करता है और किस तरह के न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, टाइप्स, और न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस है। इसके बाद एक बेसिक समझे कि किस रिएक्शन में कैसा बॉन्ड एरो नोटेशन यूज करते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की बात किए जिसमें आप इंडक्टिव को बताए। रेजोनेंस समझे कि रेजोनेंस पढ़ते ही क्यों है। फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखे, उसमें भी स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सीखे, और फाइनली कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए। क्वेश्चन हम लोग इधर भी सॉल्व कर रहे थे। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि पढ़ने का क्या तरीका है। आप पढ़िए और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि सिर्फ थ्योरी जानने से काम नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग इस तरह से पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग हाइपर कंजुगेशन पढ़े, यानी हम लोग अप टू दिस लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ चुके थे। फिर आपको हम बोले थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ स्टीरिक का भी रोल होता है, इसलिए हम लोग स्टीरिक चेक पढ़े और देखे कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरिक का कहाँ कहाँ रोल है। इस लेक्चर में उसको कवर किए थे। फिर नेक्स्ट स्टीरिक से ही हम लोग बात की ऑर्थो इफेक्ट की, जो बेंजोइक एसिड में होता था और एनिलीन में होता था। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखे कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे यूज होता है। फिर इसके बाद का ये जो 4 लेक्चर है, इसमें हम लोग एसिड और बेस की बात किए, और फाइनली हम लोग एरोमेटिसिटी डिस्कस किए। आपको हम बताए थे ये जो लेक्चर नंबर 20 है, ये बीएससी और एमएससी वाले बच्चों के लिए था। लेकिन अगर इसको हम छोड़ दें तो अप टू 21 यानी टोटल 20 लेक्चर है, जो किसी भी बच्चे के लिए जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये तो रही बात हमारी, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक समझ लिए। तो इसको आप कहेंगे फेज 1, यही लिखते हैं हम, ये है आपका फेज 1। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए इतना सारा चीज का नॉलेज होना चाहिए। ऑफ कोर्स हम बोले थे आपको स्टार्टिंग में ही लेक्चर के, जैसे कि डाइपोल मोमेंट और पोलराइजेशन की बात कर रहे थे, तो हम बोले थे कि कोई भी चीज इसको पढ़ने के लिए आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा पीरियोडिसिटी, तीसरा केमिकल बॉन्डिंग, इन 3 का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एक बार बताते कैसे। यहां से आप सीखते हैं एस पी डी एफ ऑर्बिटल के बारे में, और भी बहुत सारा चीज सीखते हैं, बट मेनली जैसे हम इसकी बात करें, क्यों, क्योंकि हम लोग इसमें कहीं ना कहीं हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 की बात करते हैं। पीरियोडिसिटी के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें, या फिर हम लोग बात करें आपकी से फॉर आयनाइजेशन पोटेंशियल टॉप टू बॉटम, या एटॉमिक रेडियस की बात करें, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट की बात करें, और केमिकल बॉन्डिंग से सीखे हम लोग कि कभी भी कोई बॉन्ड बनता है तो कैसे बनता है, और बॉन्ड बन रहा है तो उस बॉन्ड का, कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, उसका शेप क्या होगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो ये सारा चीज का नॉलेज जरूरी है, तभी इसके बाद आप ये सारा चीज समझ सकते हैं। तो यहाँ हम बोले थे इस 3 का नॉलेज जरूरी है, और ये कोई भी बच्चे आसानी से समझ जाते हैं, इसलिए हम इन 3 चीज को हम डिस्कस नहीं किए। बिकॉज यहाँ जो मेन हम डिस्कस करना चाह रहे थे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना कैसे, पढ़ना कैसे, इसका एप्लीकेशन जानना है ना। यही 3 थ्योरी को अगर हम फिर से डिस्कस कर लेंगे तो क्या फायदा, वो तो आप कहीं भी पढ़ लेंगे। मेरा मेन मकसद है कि आपको कैसे पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको सिखाना था, इसलिए ये टोटल लेक्चर हो गया। सो आज का जो हम आपको मेनली बताना चाह रहे थे कि ठीक है, ये जो हम लोग पढ़ लिए फेज 1 था, अब जो स्टार्ट होने जा रहा है इसे आप समझिए फेज 2। सिंस हम आपको पहले ही बोल दिए है कि आज का लेक्चर इंट्रोडक्टरी है, मतलब हमें अब आगे कैसे पढ़ना है। वो बच्चे जो सोच रहे होंगे कि हम आज ये सब चीज पढ़ाएंगे, वो स्किप कर सकते हैं, बिकॉज चैनल का नाम ही क्या है, फंडामेंटल। यानी कि हम बहुत बेसिक से चल रहे हैं कि कैसे किसी टॉपिक को पढ़ना है,
और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत लोग को दिक्कत होता है, इसलिए खासकर उन बच्चे को ध्यान में रखते हुए किया गया है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग ये पर्टिकुलरली स्टार्ट करेंगे तो वो सारे बच्चे भी इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो मेन मुद्दे पे आते हैं। तो फेज 2 हो गया, इसमें हमें इंटरमीडिएट्स, ये सारे इंटरमीडिएट्स को पढ़ना है। एक बार समझ लेते हैं इंटरमीडिएट्स हमको पढ़ना क्यों जरूरी है। ध्यान से देखिए इस चीज को। ये एनसीईआरटी से स्नैपशॉट लिए हैं। कोई भी रिएक्शन होता है जो कि आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन लाइक सब्स्टिट्यूशन, जो आप 12th पढ़ेंगे, SN1 SN2 पढ़ेंगे, NGP पढ़ेंगे, SNI पढ़ेंगे, इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन हो गया। एडिशन रिएक्शन में बेसिकली आप एल्कीन, एल्केन, बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करें, या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टू कार्बोनिल केमिस्ट्री हो गया, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, या रीअरेंजमेंट हो गया, ये सारा रिएक्शंस आपको पढ़ना है। तो हम ये पढ़ाएंगे भी, लेकिन इन सारे रिएक्शन में आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। पहले एक चीज क्लियर कर देते हैं, ट्रांजिशन स्टेट वर्सेस इंटरमीडिएट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए कोई भी रिएक्शन होता है तो आप पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में कि ट्रांजिशन स्टेट सारे रिएक्शन से बनता है, लेकिन इंटरमीडिएट जरूरी नहीं है कि सारे में बने। जैसे कि ये केस देखिए, ये आपका रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अगर हम बात करें SN2 की, जो कि यहाँ ही बोले SN2 हो गया, SN2 में आप पढ़ेंगे या आप जानते होंगे तो इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं करता है, बट SN1 में ये ट्रांजिशन स्टेट है और ये इंटरमीडिएट है, तो इस केस में इंटरमीडिएट बनता है। तो डिफरेंस क्या है, ट्रांजिशन स्टेट सारे रिएक्शन में बनता है बट इंटरमीडिएट सारे रिएक्शन में नहीं बनता है, और भी अलग बहुत सारा डिफरेंसेस होता है, बट हम जस्ट आपको फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बाकी डिफरेंसेस को अभी नहीं कवर कर रहे। नेक्स्ट जब हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरमीडिएट को पढ़ना तो वहां हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो कुल मिला के ये है क्या है, कोई भी रिएक्शंस होता है तो उसमें इंटरमीडिएट अगर बनता है तो अब रिएक्शन कैसे गवर्न होगा, रिएक्शन क्या हो रहा है, यहां से यहां क्या हो रहा है, एक सबस्ट्रेट होगा जिसपे एक एजेंट अटैक करेगा। जैसे आप देखिए CH3 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 Cl, आप पढ़ते SN1 है, ये क्या है, कार्बोकेटायन फॉर्म किया और इस पर नेक्स्ट स्टेप में वाटर अटैक करता था, तो ये हो गया आपका क्या, सबस्ट्रेट। अटैकिंग रिएजेंट क्या हो गया, ये वाटर, जिसके थ्रू इसके बीच में एक इंटरमीडिएट फॉर्म कर रहा है और उस इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। ऑफ कोर्स SN1 में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बनेगा, सेकंड स्टेप में वाटर बनेगा। कुल मिला के क्या है, रिएक्शन में इंटरमीडिएट फॉर्म कर रहा है। तो अब आपको क्या चेक करना है कि वो इंटरमीडिएट कितना स्टेबल है, तभी तो आप SN1 में बोलते हैं 3 डिग्रीज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो ये आप कैसे बोल रहे थे, बिकॉज आप इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को पढ़ते हैं। सो कुल मिला के यही है आज से जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, कि हम पहले सीखेंगे कि कितने तरह के इंटरमीडिएट होते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये टोटल 6 टाइप का है। वो 6 टाइप कहीं ना कहीं ये सारे रिएक्शंस में ही कवर होंगे, इसलिए सबसे पहले हम समझेंगे इंटरमीडिएट्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जैसे कार्बोकेटायन बोले तो हम लोग कार्बोकेटायन पढ़ेंगे, SN1 में बनता है, या फिर एक एल्कोहल दे रखा हुआ है, इसका आप प्रोटोनेशन करा देंगे और जिसके कारण से ROH2 पॉजिटिव बनता है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में -H2 हो जाता है और इस तरह से बनता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म कर रहा है कार्बोकेटायन। और इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, ये वाला देखिए इलेक्ट्रोफाइल वाला, इस वाले लेक्चर में बताए थे कितने तरह से इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म कर सकता है, यानी कि कैसे कैसे किस किस केस में कार्बोकेटायन बन रहा है। सेकंड पढ़ेंगे कार्बोकेटायन बन रहा है, ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे। और थर्ड देखेंगे कि इससे एसोसिएटेड रिएक्शन कौन कौन सा हो रहा है। जैसे कि यहाँ SN1 रिएक्शन आपने क्या देखे, कार्बोकेटायन बन रहा है, यहाँ पे भी प्रोटोनेशन से कार्बोकेटायन बन रहा है, लेकिन इसके बाद जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। अगर नहीं, वो इलिमिनेशन हो जाएगा, यानी -FH+ होगा, जिससे पाई बॉन्ड फॉर्म कर गया, एल्कीन बना, तो हम उसको इलिमिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, जो कि आपको यहाँ हम बता रहे थे। यानी कि आपको पढ़ना है पहले मेथड कैसे बनेगा, दूसरा उसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे, तीसरा उससे एसोसिएटेड रिएक्शन की बात करेंगे। फिर हम लोग इसी में सीखेंगे कि कार्बोकेटायन बन रहा है तो जरूरी नहीं है कि हर टाइम सब्स्टिट्यूशन हो या एलिमिनेशन हो। एक और रिएक्शन यहाँ से पॉसिबल है, ये कार्बोकेटायन रीअरेंज भी कर सकता है। अगर 2 डिग्री से 3 डिग्री बनने का चांस है तो रीअरेंज करेगा। अगर आप नेक्स्ट पढ़ेंगे इस तरह से कार्बोकेटायन है तो ये रीअरेंज भी करेगा, जिससे 5 मेंबर की जगह ये 6 मेंबर बनेगा। तो ये सारा चीज करेंगे। इसी तरह बाकी सारा इंटरमीडिएट को भी पढ़ेंगे, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, स्टेबिलिटी और रिएक्शन।
कुछ एग्जाम्पल बात कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, कार्बोनाइन का कुछ रिएक्शन बनते हैं E1CB रिएक्शन, जो कि मोस्टली अल्डोल कंडेंसेशन या फिर इसी तरह का कंडेंसेशन मैकेनिज्म में आप देखते हैं। कार्बीन की बात करें तो मोस्ट कॉमन रिएक्शन आप समझिए रीमर टीमर रिएक्शन, जिसमें CH3 रहता है इन प्रेजेंस ऑफ KOH, जिससे कि आपका कार्बिन फॉर्म करता है CCl2। मेनली क्या हुआ, आपको इंटरमीडिएट फॉर्म करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये रिएजेंट था। ये क्या है, ये रिएजेंट है, और ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ये फेनॉल है। रिएजेंट CHCl3 KOH हो गया, इन दोनों के मदद से कार्बिन बन रहा है जो कि एक इंटरमीडिएट है। फिर यहाँ से इसका रिएक्शन हो रहा है, तो देख रहे हैं ना, आपको इंटरमीडिएट का नॉलेज होना चाहिए। उसी पे एक नेम रिएक्शन हो गया। नाइट्रीन की बात करेंगे तो आप पढ़ेंगे आगे चल के एमीन वाले रिएक्शन में हॉफमैन ब्रोमोमाइड सिंथेसिस रिएक्शन पढ़ेंगे। रेडिकल केमिस्ट्री तो भरमारी पड़ा हुआ है, आप पढ़ेंगे, रेडिकल केमिस्ट्री हो गया। और बेंजाइन IIT JEE वाले को उतना नहीं पढ़ना है, बट BSc MSc वाले को भर भर के पढ़ना ही है। सो कुल मिला के हम लोग इंटरमीडिएट की बात करेंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट जब इंटरमीडिएट पढ़ लेंगे तब फिर हम लोग बात करेंगे ये सारे रिएक्शंस की, मोस्टली कि कौन कौन से रिएक्शन होते हैं। आपको जब हम जैसा कि बोले इंटरमीडिएट हम पढ़ाएंगे, इसी में बहुत सारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन कवर हो जाएगा, बट फिर भी सेपरेटली हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। एक बार ये हो गया, फाइनली हम लोग बात करेंगे चैप्टर वाइज। जैसे कि आपको एक्सप्लेन करते हैं हम थोड़ा सा। अगर आपको हम बोले एल्कीन की बात करते हैं, ठीक है, एल्केन, एल्काइन, एक ब्रीफ आइडिया दे रहे, अल्काइल हैलाइड, एल्कोहल, कार्बोनिल लीजिए बस। यहां आप क्या पढ़ेंगे, एक कार्बोनिल होगा और एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो आके अटैक करेगा, है ना। यहां क्या होगा, एल्कोहल है, जैसा कि आपको बताएं, प्रोटोनेशन होगा, क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन। यहां अटैक करेंगे तो ये क्या, न्यूक्लियोफाइल आके ऐड कर रहा है, इस पे ऐड कर रहा है। अल्काइल हैलाइड में क्या पढ़ेंगे, SN1 SN2 तो पढ़ेंगे, क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन। एल्कीन अल्काइन में एक पाई बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, दोनों में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। तो ये इंटरमीडिएट है कि नहीं, ये सब इंटरमीडिएट हो रहा है कि नहीं। और इसी को आप इंटरमीडिएट वाइज पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। जब इतना कवर हो जाएगा तो फाइनली आप चैप्टर वाइज पढ़ लेंगे। ये 3 आप पढ़ते हैं क्लास 11th में, ये सब पढ़ेंगे आप क्लास 12th में, और BSc MSc में तो पढ़ना ही है। सो आज का जो लेक्चर था, मेन पर्पस हमको यही था कि आपको बताना था कि अब हम लोग नेक्स्ट कैसे पढ़ने वाले हैं। सो इसीलिए ये जो है ये फेज 2 है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इसके आज के बाद से पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पर डिपेंड है। इसको समझने के लिए जो पीछे जो भी चीज़ रिक्वायर्ड था, हम ऑलमोस्ट सभी कवर करा चुके हैं। इसलिए अब जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग एडवांस लेवल पे जाएंगे, और कुछ भी होगा तो हम इन सारे चीज़ को रेफर करेंगे। जैसे अगर हम बोलेंगे कि कार्बोकैटायन बोलते हैं कि 3 डिग्री मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री स्टेबल देन 1 डिग्री स्टेबिलिटी, तो हम यहाँ डायरेक्ट रेफर कर देंगे, अच्छा यहाँ हाइपर कंजुगेशन होता है, और अगर रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस वाला भी ऐड कर देंगे, अगर पाई बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। और इंडक्टिव की बात करेंगे, डायरेक्ट हम रेफर करेंगे। अगर हम E1CB रिएक्शन की बात करेंगे, जिसमें हम बोल देंगे कि अच्छा यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन में इस तरह से बनेगा, और यहाँ पे बेसिकली अगर E1CB की बात करें तो इस तरह से कुछ रहता था, कार्बन COH। E1CB का बेनिफिट क्या होता था, याद कीजिए, 1 2 3 CH2, क्या होता था कि यहाँ जो कार्बन आयन बनता था ये इस तरह से अटैक करके और एक वीक लिविंग ग्रुप को भी निकाल देता था। तो हम डायरेक्ट बोल देंगे अच्छा ये कार्बन आयन फॉर्म कर रहा है, ये इधर रिंग में डिलोकलाइज होगा, स्टेबल है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, इसलिए ये अब फॉर्म करेगा और ये अटैक कर देगा। तो देख रहे हैं ना, हम डायरेक्टली बोल देंगे। तो ये सब चीज़ समझने के लिए आपको प्रीवियसली ये सब चीज़ को जानना जरूरी था। इसलिए कल से जो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो हम लोग जैसा कि आपको बताएं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर देखेंगे उसकी स्टेबिलिटी के बारे में, और थर्ड बात करेंगे उससे एसोसिएटेड रिएक्शन के बारे में। ठीक है, सो इतना ही रखते हैं। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बोटाइन के बारे में, और समझेंगे सबसे पहले इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में क्या डिफरेंस है। आई बिलीव आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि आगे हम लोग को कैसे पढ़ना है। सो इतना ही रखते हैं। एंड वन मोर थिंग कि ये वीडियो हम ऑलमोस्ट 11-12 दिन के बाद शूट कर रहे हैं। कुछ पर्सनल रीज़न है जो कि हम आपको नहीं बता सकते हैं। सो बस यही कहेंगे कि हाँ, पूरा कोशिश है कि आज के बाद से आपको मतलब गैप नहीं मिलेगा, मेरा पूरा कोशिश रहेगा, लेकिन कुछ पर्सनल रीज़न था इसलिए हम नहीं कर पाए थे। सो मिलते हैं कल कार्बोकैटायन के साथ,
और बात करेंगे कल ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में क्या डिफरेंस होता है। सो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।